हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 24 जून है। आज हम 23 जून के जो आर्टिकल है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और जो पहले के आर्टिकल थे वो हमने कवर कर लिए हैं। उसमें से काफ़ी सारे जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ें थी वो एक एक करके हमारे साथ में काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आज उनमें से एक आर्टिकल है वो मैंने लिया है, और भी बाकी पड़े हैं अपने पास में, वो मेरे पास में सेव हैं। हम उसको एक एक करके, जैसे ही है ना, जिस दिन कम आर्टिकल होंगे उस दिन हम वो पीछे वाला हम लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद में, जैसे कि आपको एक फिक्स टाइम वाली आप बात कर रहे थे, तो हम एक टाइम है वो फिक्स कर लेंगे। जैसे मतलब शाम को 8 बजे फिक्स कर लेते हैं कि 8 बजे वीडियो आ जाएगा आपके पास में। और जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम आईडी है वो स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ है। ये टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको 98,000 के समथिंग सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ कमेंट है, तो उसके अंदर आप सी मोर के अंदर जाओगे तो देखोगे उसमें टेलीग्राम चैनल का है ना लिंक दे रखा है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है। उसके अलावा आपका सवाल था कि जैसे रिवीजन या फिर हाईलाइट वगैरह करने वाला कुछ एक सवाल था। तो आप जैसे मतलब हाईलाइट है ना लगभग मैं करके रखता हूँ, तो उससे आप शॉर्ट नोट बना सकते हो। और उसके अलावा मैं क्लास के अंदर भी कुछ कुछ पॉइंट हैं वो ऐड करता हूँ, और उसके बाद में कुछ गोला लगा के भी बताता हूँ आपको। तो वो भी आप है ना उसके अंदर शॉर्ट नोट के अंदर डाल सकते हो। और उसके अलावा, जैसे एक क्वेश्चन था, यदि स्टैटिक नहीं हुआ है तो भी आपको पीआईबी की जो न्यूज़ है उनको कवर करना चाहिए। यदि आपकी स्टैटिक नहीं हुआ है तो वो क्या है कि जैसे स्टैटिक और जो करंट है वो साथ साथ में ही है ना किया जाता है। और करंट और मतलब करंट अफेयर है, और जो स्टैटिक पोर्शन है ये है ना अलग अलग जैसे आप करोगे ना, तो उसको इंटीग्रेट बाद में नहीं कर पाओगे। जैसे करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक है ना आपको जोड़ना होगा, तो वो नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही मैं लगभग है ना जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो साथ में बता ही देता हूँ आपको, लेकिन उसके साथ में आपको जैसे मतलब करंट अफेयर के और स्टैटिक के ना वो आपको मिलाने के लिए आपको है ना जैसे स्टैटिक किताब के अंदर या गूगल सर्च करके ऐसे पता लगा लिया करो कि ये चीज़ है। तो इसके बारे में कोई कीवर्ड आता है तो वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। चलो आज सेशन शुरू करते हैं। देखो पहला आर्टिकल है ना, ये इनकोइस है। ये संस्था है एक। तो वो क्या करती है कि जैसे समुद्री क्षेत्रों के अंदर है ना, तटीय क्षेत्र है, तो उसके अंदर जैसे चक्रवात है, सुनामी है, बाढ़ वगैरह इस तरह के आने की ना जो संभावनाएं होती हैं, तो उसके बारे में नाविकों को या फिर मछुआरे होते हैं तो उनको सचेत करता है। और उनको बताता है कि भाई है ना ऐसे ऐसे घटना होने वाली है, और आप है ना मौसम पूर्वानुमान होने लगा के ऐसे पता लगाते हैं। उसके बाद में मतलब उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये इनको ही संस्था है, तो उसने समुद्री सुरक्षा का ये काम करती है वैसे तो। ठीक है। तो अल नीनो बुलेटिन शुरू किया इन्होंने। अल नीनो बुलेटिन। अब अल नीनो आपको पता है कि जैसे प्रशांत महासागर है ना, उसका जो पानी है वो गर्म हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे भारत या फिर है ना दूसरी जगह है तो वहाँ पे क्या है कि मतलब बारिश है, वर्षा है या मानसून है, तो वो नेगेटिव तरीके से इम्पेक्ट होता है। लगभग ये 5-6 साल से आती है घटना। 4 साल से ऐसे कहते हैं किताबों के अंदर तो, लेकिन क्या है कि अभी शायद 5-6 साल हो गए हैं भारत के अंदर नहीं आया था अल नीनो। तो ये अल नीनो घटना ये पेरू के तट पे होता है, कुल मिला के बात ये है। तो वहाँ पे भी जैसे मछलियाँ वगैरह और वो है ना वो नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट होती हैं। भारत के अंदर भी इनका फर्क पड़ता है काफ़ी सारा। तो उससे क्या होता है कि जैसे मतलब एक तो समुद्री तापमान बढ़ेगा। ठीक है। और समुद्री दबाव बढ़ेगा। जो समुद्री दबाव का मतलब ये है कि समुद्र के अंदर जो रहने वाले पौधे हैं, स्पीसीज हैं, मतलब मछलियाँ वगैरह या फिर कोरल रीफ्स हैं, तो वो सब है ना नष्ट होने की संभावनाएं हैं। तो उसके बारे में बताया उन्होंने, चेतावनी दी है। ठीक है। तो इसके बारे में और क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये अल नीनो है वो आप जाके मतलब स्टैटिक वाला पोर्शन है उसके अंदर अच्छे से देख सकते हो, जिनको नहीं पता है। ठीक है। तो जैसे पहले क्या है कि समुद्री पारिस्थितिकी और तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ा है कि उत्तरी हिंद महासागर है तो वहां पे जैसे उष्मीय दबाव, थर्मल स्ट्रेस बढ़ेगा, कि मतलब तापमान ज्यादा बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब स्पीसीज हैं जो समुद्र के अंदर रह रही हैं, तो वो नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट होगा उन पे। जैसे मतलब कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। कोरल ब्लीचिंग आपको पता होगा सारी। जैसे मतलब कोरल रीफ्स होती हैं तो वो है ना जैसे मतलब वाइट हो जाती हैं उस टाइम पे। ठीक है। कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में मरीन हीट वेव है, जो मरीन हीट वेव है तो वो भी है ना उनकी घटनाएं भी हो सकती हैं। अब क्या है कि मत्स्य पालन पे क्या फर्क पड़ेगा, फिशरीज पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ये इसके अंदर दो मछलियां बता रखी हैं, सार्डिन और मैकेरल। ये क्या है कि व्यावसायिक मछलियां होती हैं जो है ना समुद्री, जो मतलब मछुआरे होते हैं तो उनको है ना उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। ये उनका मतलब व्यापार है ना ये ज्यादा करते हैं, इनका समुद्री मछलियां हैं ये। तो उनके प्रजनन और आकार के अंदर है ना नकारात्मक असर पड़ने वाला है इसकी वजह से। उसके बाद में मछलियां ठंडे आवासों की तरफ पलायन कर जाएंगी बाद में। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो चुकी है अल नीनो वगैरह की वजह से, इससे क्या है कि मछली पालन ना वो कम हो जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या अल नीनो से क्या होगा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिमी तट कौन सा है, जो अरब सागर है वो वाला। तो पूर्वी तट है वहां पे क्या होगा कि समुद्र अशांत रहेगा।
पूर्वी तट है वहां पे समुद्र अशांत रहेगा, और उससे क्या है बाढ़ और तटीय कटाव इसका खतरा बन सकता है। जो पूर्वी तट है वहां पे खतरा ज्यादा है इसका, और पश्चिमी तट है वहां पे क्या है कि मतलब नॉर्मल स्थिति रहेगी, सामान्य जैसी स्थिति रहेगी, और इससे क्या है कि जल भराव और तटीय कटाव है ना कम रहेगा। वहां पे तटीय कटाव वगैरह नहीं होगा, और जो जहाज वगैरह है उनका आवागमन है वो नॉर्मल रहेगा इससे। ठीक है। तो समुद्री संचालन है, मेरीटाइन मेरीन ऑपरेशन है ना, वो सब है ना अनुकूल अवसर है उनके लिए। तो ये अनलिनो की घटना है, तो ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे क्या है इसको आपको नोट्स में लिखना है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये हमारी ऐप है, स्टडी विद डीजे ऐप है। यहाँ पे जाके आप अलग अलग कोर्सेज हैं सी सेट का, और अलग अलग जितने भी लगभग सब जो मेंस के कोर्सेज हैं वो लगभग कवर किए हुए हैं, और आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जो हमारा हिंदी लिटरेचर का और हिंदी का जो मतलब जीएस मेंस आंसर राइटिंग है, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। और जो सर है श्रवण सर है उन्होंने सी सेट करवाया था। और उनके अलावा जो श्याम सुंदर सर हैं, तो इन्होंने क्या है कि अभी 895 है, 95 है ये रैंक आई थी, और 269 है ना इनके नंबर आए हुए हैं इस बार हिंदी लिटरेचर के अंदर। तो ये आपको आंसर राइटिंग करवा रहे हैं इस टाइम पे। और अभी लवासना जाने से पहले आप है ना, आपके पास में मौका है कि आप है ना इनसे एक लास्ट लेक्चर है तो वो ले सकते हो, इसके बाद में ये वापस नहीं लेंगे लेक्चर। ठीक है। और ये हमारा स्टडी विद डीजे ऐप है, तो इसके ऊपर एक धर्मेंद्र सर का एक सेकेंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 6 महीने का है, ये 6 महीने का प्रोग्राम है। इसमें 300 के से ज्यादा है ना पीवाईक्यू वगैरह और इस तरीके से है ना आपको करवाए जाएंगे। और जो नए क्वेश्चन है वो भी ऐड किए गए हैं, जो मतलब आपने देखा होगा कि केस स्टडी वगैरह किस तरीके से नई नई उन्होंने डाली थी। और मेंटरशिप है इसके अंदर, आप जैसे मतलब जो आपके टेस्ट होंगे तो उसको है ना आप स्कैन करके और टेलीग्राम आईडी पे भेज सकते हो, और उसके बाद में आपको आपके चेक कर दिए जाएंगे, मतलब वो ऑडियो फीडबैक के थ्रू है ना आपको बता देंगे। ठीक है। तो आप इस ऐप पे जाके विजिट कर सकते हो, और आपको कोई डाउट है तो ये 2 नंबर है यहाँ पे कॉल कर सकते हो। देखो ये अगला आर्टिकल है, ये वीओसी पोर्ट है, वीओसी पोर्ट है, इसका नाम है वीओ चिदम्बरनार, चिदम्बरनार, ये पोर्ट है। तो ये क्या है कि इसको पहले तुतीकोरिन पोर्ट है वो भी कहा जाता था, और ये तमिलनाडु के अंदर है। और जो गल्फ ऑफ मन्नार है ना वहां पे ये, और ये जो 13 मेजर पोर्ट हैं, मुख्य पोर्ट हैं, उनके अंदर ये शामिल है। और इसके क्या है कि जैसे इसको है ना हरित समुद्री विकास के तौर पे है ना के लिए एक आदर्श के रूप में है ना ये उभरा है। ये सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि कार्बन उत्सर्जन है उन्होंने 45% तक कम कर दिया है। और इसको जो मतलब एक सेकंड उसका होता है उत्सर्जन मानक होता है, तो उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। जैसे मतलब इन्होंने क्या है कि जैसे ग्रीन एनर्जी को के थ्रू है ना इसको पोर्ट का संचालन वगैरह, जैसे सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा इनका यूज लेके, और पोर्ट का संचालन ना वो अच्छे से करना शुरू कर दिया इन्होंने। कि मतलब वहां पे क्या है कि जैसे मतलब आप जैसे पोर्ट वगैरह देखते हैं सोचते हो कि वहां पे है ना जैसे मतलब जहाज आ रहे हैं, कोयले वगैरह धुआं वगैरह बहुत ज्यादा होता होगा, ये सब है ना वहां पे लगभग खत्म कर दिया गया है, कार्बन उत्सर्जन को बहुत मतलब नीचे लेके आ गए हैं। तो इसमें क्या है देखो, कार्बन उत्सर्जन है ना वो तो 45% है ना कम कर दिया गया है, और 94% है ना ऊर्जा खपत है वो नवीकरणीय स्रोतों से की जा रही है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है, स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह की मान्यता मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्कोप 2 उत्सर्जन मानक की मान्यता मिल गई है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब एक इनके जो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है ना जैसे उत्सर्जन है तो वो कम कैसे किया है उन्होंने, तो उससे संबंधित है ना ये स्कोप 2 मानक वगैरह इस तरीके से है ना माना जाता है। तो स्कोप 1 होता है तो ये डायरेक्ट जो उत्सर्जन करते हैं ना, जैसे मतलब कोयला वगैरह जला के या फिर जहाज वगैरह जो ईंधन जलाते हैं, तो वो इसके अंदर शामिल होता है स्कोप 1। ठीक है, उससे मुक्त होते हैं तो उसको स्कोप 1 कहते हैं। स्कोप 2 है जो मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से यदि है ना आप बिजली वगैरह इनका यूज में ले रहे हो तो स्कोप 2 के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो वो उससे मुक्त हो गया है, मतलब आप जो मतलब इनडायरेक्टली है ना जो यूज में लेते हैं बिजली वगैरह, तो वो क्या है कि नवीकरणीय स्रोतों से है, तो इसलिए ये 2 से मुक्त हो चुका है। फिर उसके बाद में 3 आता है, ये इनडायरेक्टली होते हैं। ये डायरेक्टली जो चीजें दिखती हैं वो है, ये इनडायरेक्टली है ये भी, लेकिन और ये भी इनडायरेक्टली है वैसे तो, लेकिन इसमें क्या है कि जैसे मतलब परिवहन लॉजिस्टिक वगैरह ये सारी चीजें आती हैं इनडायरेक्टली की है ना, उसके अंदर भी कितनी आप है ना जो मतलब पोल्यूशन वगैरह ज्यादा कर रहे हो वो सब इसके अंदर आता है। तो ये 3 मानक होते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो अब क्या है कि हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज में लिया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो भारतीय बंदरगाह है, ये पहला भारतीय बंदरगाह है जो है ना पहला हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो चला रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, एक पोर्ट जीपीटी जैसे चैट जीपीटी होता है उसी तरीके से पोर्ट जीपीटी एक एआई चैटबॉट टाइप में है, और वो बंदरगाह पे क्या क्या चीजें हो रही हैं उनके बारे में ना ये सारा कुछ बताता है। ठीक है। और ये जनरेटिव एआई,
मतलब जो पुराने डर्रे पे जैसे नॉर्मल बने बनाए आंसर थे वैसा नहीं देगा ये, खुद से सीख के फिर उसके बाद में आंसर देगा कि ये चीजें हैं, ये हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो उसका भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया कि जहाँ पे है ना ये मतलब पोर्ट जीपीटी या फिर क्रिएटिव जनरेटिव एआई है, इन सब का यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, इसके बारे में है। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर एक गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसने भी है ना एमओयू पे साइन किया है, साथ में समझौते के अंदर ये भी शामिल है। ये वडोदरा के अंदर है, और ये मतलब रेल मंत्रालय के अंदर आता है। ये गति शक्ति विश्वविद्यालय है, ये वडोदरा के अंदर है, रेल मंत्रालय के अंदर आता है वैसे ही है। और इसके अंदर ये केवी वगैरह भी खोला जा रहा है, ये काम का नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की है यहाँ पे, ये काम का नहीं है, इसको मत लिखना आप। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये है IEPFA। ये एक संस्था है, ठीक है। और ये क्या है कि जैसे मान लो कि आपके जैसे शेयरों के अंदर आपने पैसे लगाए हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए हैं, या फिर आपके मतलब उस दादाजी हैं, तो उन्होंने मान लो कुछ शेयरों के अंदर बहुत पुराने टाइम पे 20-30 साल पहले पैसे लगाए थे, और फिर उनको भूल गए, या फिर उनके कागज वगैरह है तो वो खो गए, या उन्होंने एफडी वगैरह कराई है, तो वो सब है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे मतलब उनके पैसे हैं तो वो तो वहां पे पड़े रहते हैं, लेकिन सीधा है ना 7 साल तक है ना वो वहां पे पड़े रहेंगे। उसके बाद में क्या होता है, एक फंड है ये, इसके अंदर आ जाते हैं। ये अथॉरिटी है वैसे तो, लेकिन ये इसका एक फंड होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर है ना वो पैसे जमा कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में उनको क्लेम कैसे वापस किया जा सके उससे संबंधित एक कार्यशाला वगैरह ये आयोजित की गई थी। उसके बाद में पुस्तक विमोचन वगैरह ये भी किया गया है। ठीक है, तो उनके जो मतलब अनक्लेम्ड पैसे हैं, तो उनको क्लेम किया ऐसे किया जा सके उससे संबंधित है। जैसे मतलब आरबीआई है, तो आरबीआई के लिए ना एक आरबीआई के अंदर यदि पैसे वगैरह आपके पड़े हैं, उसके बाद में ना मतलब वो लैप्स हो गए हैं, मतलब उनको कोई वैसे है ना क्लेम करने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक पोर्टल और होता है, उद्गम पोर्टल है। उद्गम पोर्टल है, ये आरबीआई का है। इसी तरीके से वो शेयर वगैरह एफडी वगैरह ऐसे करवाई रखी है, तो उसके लिए ये होता है। ठीक है, अब तो इसके अंदर तो एक पुस्तक विमोचन टाइप में यही दे रखा है, और देख लेते हैं हम क्या है। देखो ये उद्देश्य वगैरह ये मैंने लगभग आपको बता दिया है कि निवेशकों का अधिकार को मजबूत वगैरह करना, लावारिस जो वित्तीय संपत्ति है उनको है ना पुनर्प्राप्ति वापस कैसे मिल सके सरल बनाने के लिए ये काम करता है। ठीक है, अब ये क्या है कि IEPFA ये एक अथॉरिटी है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है ना, इसके तहत आता है। ठीक है, और ये इसकी फुल फॉर्म है देखो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, ये फंड है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इसके तहत है ना ये पैसे जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इसका मुख्य दायित्व क्या है कि निवेशकों के हितों की रक्षा, कि मतलब उनके पैसे वगैरह वो है ना सुरक्षित रहे। शेयर है, लावारिस लाभांश है, परिपक्व जमा है, और डिबेंचर है, उनको सही मालिकों तक पहुंचाने और वापसी की सुविधा प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें जानना जरूर था बस। तो ये अथॉरिटी है और वो फंड है। अब देखो अगला आर्टिकल है ना, ये टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम इससे संबंधित है। ये 2 दिन पहले का आर्टिकल है, और पीआईबी बैकग्राउंड का है। आज न्यूज कम थी, नीचे और है छोटी छोटी न्यूज हैं, वो इंपॉर्टेंट वाली मैं ऊपर रखता हूँ, जो नीचे इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, जैसे मतलब पीसीएस वगैरह के लिए ऐसे होती है, तो उनको मैं ना जो ज्यादा फैक्चुअल होती हैं तो उनको नीचे रखता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि सर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है, तो उससे संबंधित है कि मतलब टेक्नोलॉजी के लिए ना हमने क्या क्या किया है। सेमी कंडक्टर मिशन है, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये सब जितने भी टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल है। देखो सबसे पहली बात है कि भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन चलाया था, आपको पता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन था, तो उसके तहत क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, तो मतलब गांव गांव तक जो हमारी 2.5 लाख के ग्राम पंचायतें थी, तो उनको भी इसके थ्रू जोड़ा जाने के प्लान है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। उसके बाद में 5G रोल आउट किया हमने, और उसकी जो सेवाएं हैं 99% जो जिले हैं भारत के, 99.9% जिले हैं, वहां तक है ना 5G नेटवर्क हमारा पहुंच चुका है। और हमारे मोबाइल के उपभोक्ता कितने हैं, 100 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, कहीं आपको लिखने का मौका मिले तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद में पहले क्या है कि प्रति जीबी है ना लगभग 250 रुपए है ना वो लगते थे, लेकिन आपको पता है कि जैसे मतलब 2015 से 14 से पहले है ना काफी सारे पैसे लगते थे, अब क्या है कि 8 से 10 इतने रुपए लगते हैं 1 जीबी के। ठीक है, उसके बाद में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये क्या है कि 2015 के अंदर ना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया गया था, और इसके अंदर क्या था कि अच्छे अच्छे जो सुपर कंप्यूटर हैं वो बनाने का ना इनके अंदर सरकार ने लक्ष्य रखा था। तो उसमें क्या है, 38 सुपर कंप्यूटर है ना वो बना चुके हैं अभी तक। ठीक है, और 47 पेटाफ्लॉप की है ना संयुक्त कंप्यूटिंग
क्षमता होती है। अब पेटाफ्लोप क्या होता है कि मतलब उसको गणना करने की जो शक्ति होती है ना, वो पेटाफ्लोप के अंदर मापी जाती है। और जैसे मतलब एक पेटाफ्लोप है ना, वो उस यदि होगी तो उसका है ना 1 सेकंड के अंदर है ना, वो अरब करोड़ मतलब गणनाएं है ना काफी कर सकता है, मतलब उतनी कर सकता है। तो अरब करोड़ मतलब कि अरब भी, करोड़ अरब है, करोड़ अरब सॉरी, करोड़ अरब, इतनी गणनाएं 1 सेकंड के अंदर कर सकता है ये। और इसको इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं, मैं भूल गया वैसे। ठीक है। तो अब क्या है कि इसके लिए एक परम रुद्र ये सीरीज है ना, सुपर कंप्यूटर है, हमने लॉन्च किया था। ये परम है। परम तो सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था ही। अब इसके अंदर रुद्र है, ये भी जोड़ दिया है कि मतलब इसके लिए एचपीसी करके होता है। और ये एक एक करके जैसे ईंटें जोड़ी जाती हैं, एक एचपीसी एक एचपीसी, इस तरीके से काफी सारे है ना एचपीसी जोड़ के और उसके बाद में रुद्र कंप्यूटर बनाया जाता है। और यदि ये सुपर कंप्यूटर बन जाता है तो उसका उसके बाद में इसको परम रुद्र नाम दे दिया। ये इस पूरी तरीके से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। तो इससे लेस है। उसके बाद में इंडिया सेमीकंडक्टर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है। तो भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक के वैल्यू के अंदर एक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया था। मतलब सेमीकंडक्टर है तो उसकी जो चैन है उसको व्यवस्थित तौर पे, जैसे सेमीकंडक्टर है तो मतलब चाइना से हम आयात करते हैं, और कई बार जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं तो उनको नहीं मिल पाता है सेमीकंडक्टर। तो उसके लिए क्या है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया है। उसके अलावा भारत, आपको पता है, एक पैक्स सिलिका है उसके अंदर भी शामिल है। यदि आपने इस बार पीटी दिया है तो आपको पता होगा, मतलब तैयारी की है तो। एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और लेके आए उसके बाद में। जो अभी का बजट था हमारा इस बार वाला 26-27 का, उसके अंदर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ये 2.0 है। ये भी लॉन्च कर दिया, इसमें कुछ बजट वगैरह की घोषणा की। और उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके अंदर एआई वगैरह का यूज लेना, ये सब है। तो मतलब जो सेमीकंडक्टर से संबंधित है। ठीक है। तो उसके लिए उस पर केंद्रित है ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद में डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, डिजाइन लिंक इंसेंटिव। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टअप है ना और एमएसएमई है तो उनको वित्तीय सहायता देके, मतलब स्टार्टअप और जो मतलब स्टार्टअप और एमएसएमई है तो उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। और उसके बाद में है ना वो जैसे मतलब सीधा फैक्ट्री के अंदर है ना अपना उत्पाद वगैरह इस तरीके से नहीं बनाते, वो सिर्फ अपना आइडिया रखते हैं। कि मतलब फैब का मतलब होता है एक फैक्ट्री, तो फैक्ट्री की बजाय है ना वो अपना आइडिया देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं और से करवाते हैं। ठीक है। तो ये होती है डिजाइन लिंक इंसेंटिव। तो इसमें क्या है कि वित्तीय सहायता देकर भारत के फैबलेस सेमीकंडक्टर है। फैबलेस सेमीकंडक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया और इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है। ठीक है। कि मतलब स्टार्टअप वगैरह है वो सिर्फ अपना दिमाग लगाएंगे कि सेमीकंडक्टर है तो उसकी है ना क्षमता वगैरह कैसे बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद में निर्माण वगैरह है वो है ना दूसरी जो फैक्ट्रीज हैं उनको दे दिया जाता है, आउटसोर्स कर दिया जाता है। ये होता है फैबलेस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। उसके बाद में ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके तहत ये कर दिया गया है, ये नहीं है काम का हमारा। फिर नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आपको पता ही है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग होती है ना उसके अंदर 2023 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। फिर अब क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस, ये मतलब कीवर्ड है। और इनमें 4 क्षेत्रों के अंदर ना ये केंद्रित किया गया है। कि मतलब ये मिशन है क्वांटम, नेशनल क्वांटम मिशन है, ये 4 क्षेत्रों के अंदर है। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, फिर उसके बाद में क्वांटम कम्युनिकेशन है कि मतलब क्वांटम तरीके से आप कम्युनिकेशन को कैसे तेज कर सकते हो। फिर और क्वांटम सेंसिंग, कोई चीज को सेंस करना। मेट्रोलॉजी मतलब आपको पता है कि मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित है ना, कोई काम है, डेटा वगैरह है, उसको प्रोसेस करने के लिए क्वांटम मेट्रोलॉजी हो गया। फिर क्वांटम मटेरियल, कि मटेरियल है तो वो भी है ना क्वांटम तरीके से बनाए जाए। फिर उसके बाद में क्वांटम मतलब मटेरियल और डिवाइसेज वो सेम ही हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से 4 क्षेत्रों पे केंद्रित हैं। अब इसके क्या है कि एक 4 हैं वो थीमेटिक एरियाज भी हैं, थीमेटिक क्षेत्र हैं। तो जैसे मतलब इसके अंदर लिखा हुआ था, मैंने इसमें पीडीएफ के अंदर नहीं आ पाया था। एक तो दिल्ली के अंदर है। ठीक है। एक बेंगलोर के अंदर है, ये आईआईटीज हैं। ये आईआईटी है दिल्ली। बेंगलोर में तो आपको पता है आईआईएससी है। एक मद्रास है। ठीक है। और एक मुंबई है, ये मुंबई है। तो इस तरीके से 4 जो आईआईटीज हैं, मतलब ये तो आईआईएससी है बेंगलोर के अंदर, तो ये है ना थीमेटिक हब बनाए गए हैं इनके लिए, ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है तो रख सकते हो। फिर उसके बाद में इसमें तो और कुछ नहीं, हाँ ये काम का है। एक क्वांटम वैली की स्थापना की गई है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक एरिया होता है पूरा, उसको क्वांटम वैली कहते हैं। तो उसकी स्थापना की गई है अमरावती के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। इसको आप लिख लेना, फरवरी 2026 के अंदर अमरावती के अंदर। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्या क्या किया है उससे है।
तो जैसे मतलब 38,000 से ज़्यादा है ना जीपीयू ग्राफिकल जो चीज़ें होती हैं, मतलब ग्राफिकल बनाने के लिए, जैसे आपको पता है एनवीडिया वगैरह ये ग्राफिकल चीज़ें बनाती हैं, तो उनकी कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए ना इसको शुरू किया गया था, इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन को एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीपीयू वगैरह बनाना, फिर कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करना, इसके लिए है ना इसको एआई मिशन को लॉन्च किया गया था 2024 के अंदर। उसके बाद में एआई के उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, वो ये बनाए गए हैं। जो मेक इन इंडिया है, उसी तरीके से मेक एआई इन इंडिया है, ठीक है, वो मिशन है। उसके तहत है ना जैसे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? एक आईआईटी मद्रास हो गया, बेंगलोर हो गया, कानपुर हो गया और रोपड़ हो गया, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो करना चाहो तो, यदि आपको थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना है, थोड़ा सा और डीप के अंदर जाना है, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में मेघराज क्लाउड है। मेघराज क्लाउड मतलब जो सरकार के जितने भी डेटा वगैरह है, मतलब आप भी उसके ऊपर जा सकते हो। जो सरकारी वेबसाइट है तो जो उनका डेटा है वो मेघराज क्लाउड पे रहता है। और अभी 2.0 भी लॉन्च कर दिया है इसका। तो जैसे इसके अंदर क्या है, हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर और साइबर सुरक्षा से है ना पूरा केंद्रित है, कि मतलब साइबर सिक्योरिटी पूरी अच्छी है इसकी। उसके बाद में ब्लॉकचेन का यूज में, ब्लॉकचेन और डेटा सेंटर इकोसिस्टम, इससे संबंधित। अब देखो ब्लॉकचेन के लिए क्या है कि ई गवर्नेंस है ना, उसके अंदर भी है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उसको यूज में लिया जा रहा है, सरकार अभी उसको यूज में ले रही है। उसको कहते हैं स्केलेबल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है ना, वो बना रही है सरकार ई गवर्नेंस के लिए। और उसके बाद में डेटा सेंटर वगैरह भारत सरकार ने बहुत ज्यादा बनाए हैं क्वांटम कंप्यूटर का आधार देने के लिए। अब अगला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जैसे नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट है स्ट्रेटजी, ये 2021 है। तो ये थी, तो इसका लक्ष्य था कि भाई $150 बिलियन है ना हमारी जो अर्थव्यवस्था है, तो इसके अंदर इसका योगदान होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का। और वो हमने 2 साल पहले ही है ना इसको अचीव कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे इसके अंदर और क्या है कि मतलब बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से मिशन है। एक तो नेशनल बायोफार्मा मिशन आया था 2017 के अंदर। उसके अलावा सरकार बायो ई नीति है, ठीक है, E3 नीति है, तो ये पॉलिसी लेके आई है। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बता रखा है। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए ना क्या क्या कर रहे हैं हम, जो मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर है तो उसके अंदर स्पेशली। तो जैसे कि एक तो ANRF है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। तो ये क्या करता है कि जैसे मतलब कोई अनुसंधान हुआ है तो उसको क्या है कि जैसे मतलब फील्ड लेवल पे, मतलब जो किसानों तक या फिर किसी के लिए भी कोई अनुसंधान हुआ है, तो उसको मतलब प्रैक्टिकल तौर पे ना उसको मतलब लागू करवाने के लिए ना ये काम करता है ANRF। तो जैसे मतलब इस तरीके से ये कुछ कार्यक्रम चलाता है, और उसके माध्यम से क्या है कि व्यवहारिक उपयोग है ना उसके अंदर ना बदलने पे ये जोर देता है, ठीक है। जैसे मतलब कोई अनुसंधान कर लिया है, वो लैब के अंदर ही नहीं रहे, उसको है ना जैसे मतलब फील्ड के ऊपर भी लेके आओ। अब RDI योजना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, इसके लिए जैसे मतलब 1 लाख करोड़ का है ना एक फंड बनाया गया है। और जो नए नए स्टार्टअप हैं, मतलब जो स्टार्टअप हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर ना स्टार्टअप अपना काम करना चाह रहे हैं, तो उनको फंडिंग की कमी रहती है, तो इसके थ्रू दिया जाता है 1 लाख करोड़ रुपए का कोर्स, ठीक है। उसके बाद में स्किलिंग इनिशिएटिव, स्किलिंग के लिए 2 इनिशिएटिव बता रखे हैं। एक तो फ्यूचर स्किल प्राइम 2018 के अंदर इसको लॉन्च किया था, और एक तो नेस्कॉम है उसके द्वारा किया गया है, एक वो मिनिस्ट्री ऑफ IT है ना उसके द्वारा, ये दोनों मिलके इसको साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद में एक सौर कार्यक्रम है, SOAR कार्यक्रम, सौर प्रोग्राम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 6ठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, तो उनको AI के तौर पे स्किल वगैरह ये प्रोवाइड की जाती है, मतलब स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो AI साक्षरता है वो दिया जाता है, और ये स्किल इंडिया डिजिटल हब है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, और उसके अलावा रिसर्च और कौशल विकास के लिए क्या क्या कर रही है सरकार। उसके बाद चिप्स से स्टार्टअप, मतलब मान लो कि चिप्स हैं, ठीक है, और वो स्टार्टअप के अंदर है ना किस तरीके से यूज में आ सकती हैं, तो उसके लिए बनाने के लिए, स्टार्टअप के अंदर चिप्स बनाने के लिए इंडस्ट्री रेडी सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल, इस तरीके से ना 85,000 लोगों को ना तैयार करने की अभी योजना शुरू की गई थी, ठीक है, कि भाई ऐसे इतने लोग हों जो है ना मतलब सेमीकंडक्टर बनाने के अंदर थोड़ा प्रोफेशनल हो। उसके बाद में वर्ल्ड रैंकिंग, जैसे मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो उसके अंदर भारत है ना रैंकिंग अभी 38 पहुंच गया 2025 के अंदर। पहले काफी पीछे थे हम, 81वें स्थान पे 2015 के अंदर। एक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, ये क्या है कि 45वें स्थान पे पहुंच गया है भारत। नेटवर्क मतलब यही है शायद, जहां तक मेरे को लग रहा है कि जो हमारे संचार नेटवर्क वगैरह इस तरीके से कितने हैं वो है, जहां तक मुझे पता है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। फिर कूटनीतिक कदम है, कूटनीतिक कदम जैसे एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, 2020 में नेक्स्ट प्रोग्राम चला था, इसकी फुल फॉर्म है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना की गई थी, जो मतलब उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तो उसको कानूनी सहायता वगैरह प्रोवाइड करवाना, उसको मतलब बढ़ावा देने के लिए ये था, कि मतलब कूटनीतिक और कानूनी पहलुओं को संभालता है ये नेक्स्ट। उसके बाद में एक
भारत 6G अलायंस मतलब 6G के अंदर है ना, इंडिया के अनुसंधान को या रिसर्च को बढ़ाने के लिए भारत 6G अलायंस बनाया गया था 2023 के अंदर है शायद ये, हाँ 2023 के अंदर बनाया था। उसके बाद में एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी, आपको पता है एआई इम्पैक्ट समिट थी, और उसी के अंदर एक पैक्स सिलिका था कि मतलब जो सिलिका मतलब जो सिलिका है तो उसका है ना जो मतलब लॉजिस्टिक या फिर ना उसका वैल्यू चेन है, तो उसको है ना एक जगह से दूसरी जगह मतलब आसानी से पहुंच सके, किसी को कमी ना हो, इसके लिए काफी सारे देश हैं तो वो इसके अंदर शामिल हुए थे। अब कौन कौन से देश हैं वो आप है ना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैक्स सिलिका, ठीक है। तो वो है ना पैक्स सिलिका है। और उसके अलावा जैसे मतलब ये क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह ये तो भारत ने है ना इसके अंदर शामिल हुआ था, जैसे मतलब चाइना पे निर्भरता वगैरह कम करने के लिए स्पेशली ये था। तो एआई इम्पैक्ट समिट थी और पैक्सिलिका हो गया। उसके बाद में इंडिया स्टैक है और डीपीआई डिप्लोमेसी, कि भारत ने क्या है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए 23 देशों के साथ में समझौते किए हैं। जैसे यूपीआई वगैरह है तो वो भी है ना अलग अलग देशों के अंदर, ये पिछली बार क्वेश्चन आ भी रखा है 2025 के अंदर यूपीआई वाला, ये कई बार करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में अगला आर्टिकल है, देखो कल ये आर्टिकल हमने पढ़ा था नाफेड वाला, ठीक है। ये नाफेक्स डॉट इन है तो इसका शुभारंभ किया गया था, एक ऑक्शन पोर्टल टाइप में ये बनाया गया था, ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब इसमें एक दो चीजें ना थोड़ी सी नई ऐड हुई हैं तो वो हम देख लेते हैं। जैसे मतलब इसके अंदर देखो नाफेड है एक तो, और उसके अलावा एक एनसीसीएफ है, ये भी एक संस्था है, तो ये भी है ना जो मतलब एमएसपी वगैरह ये सही से दिलाने के लिए ये सब है ना ये से काम करती है, ये भी एनसीसीएफ, ठीक है। उसके अलावा दो अगले 2 साल के अंदर है ना ये संगठन है, ये दलहन का एक एक दाना सीधे किसानों से खरीदेंगे, ठीक है। ये जो दोनों संगठन है ना ये अपने दलहन की जितनी भी प्रोडक्शन होगा वो सारा है ना यहाँ से खरीदेंगे, मतलब किसानों से सीधा खरीदेंगे, ठीक है। उससे क्या है कि बिचौलियों वगैरह वो खत्म हो जाएंगे। इसके लिए एक टाइम लिमिट भी बना रखी है, देखो 48 घंटे के अंदर मतलब सीधा आपके बैंक खाते के अंदर पैसा आ जाएगा, बिचौलिए एकदम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे व्यापार विस्तार ये कोई काम का नहीं है। हाँ, नाफेड कल्याण, ये भी मैंने बता दिया था कल, नाफेड कल्याण था, इसके अंदर हमने 3 ये पढ़े थे, ठीक है। एक तो ईपीआई करके था और इस तरीके से हमने पढ़े थे ना। तो इसमें क्या है कि नाफेड कल्याण है ना, इसके तहत क्या होता है कि मुनाफे का 1% जितना है ना ये संस्था मुनाफा कमा रही है उसका 1% है ना वो किसान के परिवारों को जो मतलब हायर एजुकेशन वगैरह देनी होगी तो उसके लिए किया जाएगा। मैंने बताया था कल कि बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन ये 1% वाला ये मिसिंग था इसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों की उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति तरीके से इनको दिया जाएगा। अब क्या है आगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके बारे में भी है ना इसी आर्टिकल के अंदर दे रखा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनके लिए मैंने कहा कि आप पढ़ के आना वैसे तो, लेकिन इसमें छोटा सा दे रखा है कि पहली बात तो है कि एक राष्ट्र एक विधान एक प्रधान, ये इनका नारा था, ठीक है। कि एक ही देश है, एक ही विधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही होना चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ना अपना बलिदान दे दिया था। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 370 है, इसके लिए ना इन्होंने मतलब कड़ा विरोध किया था कि 370 हटाया जाना चाहिए। फिर इसके लिए उन्होंने कहा था एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये था। इसके अलावा इन्होंने पश्चिम बंगाल को है ना भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 2-3 पॉइंट दे रखे थे इनके बारे में तो मैंने ऐड कर लिया इनको। उसके बाद में देखो एथेनॉल मिश्रण है ना उससे संबंधित काफी सारी जैसे मतलब अफवाहें वगैरह और ऐसे बहुत ज्यादा फैल रही हैं कि कोई कह रहा है कि ना इस पे पेट्रोल पे है ना जैसे चींटियां वगैरह और इस तरीके से लगी हुई हैं, अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो उसके लिए सरकार ने है ना अभी बताया है कि है ना ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं, और इसके लिए ना उन्होंने मतलब विद फैक्ट ना ऐसी बातें बताई हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी अफवाहें हैं। पहली बात तो देखो, पहली बात है 2003 से ना एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हमने शुरू की थी, और 2023 के अंदर हमने एक नीति बनाई थी कि 20% एथेनॉल है वो हम मिश्रण करेंगे। और जैसे मतलब ब्राजील है तो वहां पे तो क्या है E27 तक चल रहा है, ठीक है, और वहां पे कई सालों से चल रहा है। तो पहली बात है देखो भ्रामक दावे क्या क्या किए जा रहे हैं। पहली बात है कि इंजन खराब हो जाता है, सरकार कह रही है कि इंजन है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होता, जो नए वाले इंजन है वो है ना अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन है तो है ना वो कितना भी 20% तक है ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है उससे इंजन को, ठीक है। दूसरा कह रहा है नमी, कि मतलब उससे है ना नमी वगैरह ऐसे हो जाती है तो नए इंजनों के अंदर है ना टैंक की नमी और पानी है ना उनको रोकने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं, उसके अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ये भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जितनी भी भारत में कंपनीज हैं जितनी भी प्रोडक्शन कर रही हैं जो मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर वो सब। फिर उसके बाद में गन्ने का रस और चींटियां इसके लिए भी कह रहे हैं कि भाई गन्ने का रस से बनता है ये एथेनॉल तो है ना ये चींटियां वगैरह लग जाती हैं, ये भी एकदम गलत है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मतलब ये फर्मेंटेशन से बनता है ये, और उसमें क्या है कि जैसे कीट रोधी है ना केमिकल्स वगैरह ऐसे भी मिलाए जाते हैं इसके अंदर, तो इससे क्या है कि मतलब सवाल ही नहीं है कि है ना चींटियां वगैरह लगने का, तो ये जबकि ये कीड़े मारने के काम आता है, ठीक है, कीट रोधी है ये। उसके बाद में
वीडियो वगैरह आ रही है ना, ये बनाए गए थे, वो भी हमने भी कई रील वगैरह के अंदर आपने भी देखे होंगे। ठीक है। उसके बाद में बीमा, कि मतलब ऐसे भी कह रहे हैं कि जैसे है ना इंश्योरेंस वगैरह वो खत्म हो जाता है यदि एथेनॉल वगैरह आप डालते हो तो गाड़ी का बीमा खत्म हो जाएगा, ये भी गलत है। ऐसी कोई बीमा कंपनी नहीं है जो है ना बंद कर रही है। तो वैश्विक संदर्भ आप देखो E27 है, ये हो गया। अमेरिका, जापान और ये भी कर रहे हैं, और ब्राजील के अंदर है ये E27 सॉरी। तो इसके पर्यावरणीय लाभ तो आपको पता ही है, एथेनॉल के आपको पता है कि 3 स्टेज से बनता है। ठीक है, 3 स्टेज में आपको बता चुका हूँ, लिखने की वापस जरूरत नहीं है शायद। अब देखो, एक आर्टिकल हमने पढ़ा था और ये पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज थी। ठीक है, तो आर्टिकल हमने पढ़ रखा है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, ये रिवीजन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो 5 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और देश का जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो है ना सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, वो यही है। वीर बाल दिवस है ना 26 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी टाइम पे ना इसको आयोजित करके ये दिए जाते हैं। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह है ना, उनके साहिबजादे थे 2, उनका नाम है जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो उनको मतलब जिंदा चिनवा दिया गया था, तो इसके इसके लिए ना इसको मतलब दिया जाता है। अब 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र आपको पता ही है, जैसे बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये 6 सेक्टर हैं। ये मैं पहले करवा चुका हूँ पूरा आर्टिकल, इसमें 1-2 चीजें शायद नहीं होंगी, वो आप देख लेना। अब भारतीय नागरिक और भारतीय निवासी ये होने चाहिए, कि मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए और ऊपर से भारतीय निवासी होना चाहिए बच्चा, और वो खुद है ना मतलब सेल्फ भी नॉमिनेशन कर सकता है, नामांकन खुद कर सकता है, या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी या कोई संस्था वगैरह वो भी करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। और पिछले 2 साल के अंदर ना उसने कुछ बहादुरी वाला या फिर ये भी जो भी विषय हैं ये वाले, तो इनके अंदर अच्छा काम किया होगा तो वो ना उनको मिलेगा। उसके अलावा जैसे मंत्रालय के सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता वाली एक पुरस्कार समिति होती है। कौन सा मंत्रालय? महिला और बाल विकास मंत्रालय। वो इनकी समीक्षा करता है बाद में, जो मतलब नामांकन वगैरह किए उनकी। उसके बाद में उनके ये वाला देखो, उनके 2 अभिभावक, मतलब एक तो वो बच्चा होगा ही, उसके 2 अभिभावक हैं, वो यात्रा कर सकते हैं साथ में, और आवास उसका है ना वे वहां पे उनका ही दिया जाएगा, मतलब सरकार देगी, ये और लिखा हुआ है। भरोसा नहीं है, ये भी पूछ ले, जिस तरीके से इस बार वाला पेपर आया था। अब क्या है, ये देखो स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसका शहरी 2.0 है। उसके तहत क्या है कि भोपाल शहर के अंदर है ना काफी सारा मतलब एक परियोजना चल रही है, जिससे ना वेस्ट से है ना मतलब वेल्थ कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए एक परियोजना है, और उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। इसके अंदर देखो, इसका नाम है एनटीपीसी। पहली बात तो एनटीपीसी की ये योजना, ड्राई वेस्ट टू टेरिफाइड चारकोल, मतलब कि ड्राई वेस्ट होता है ना, जैसे मतलब कूड़े कचरे का एक ढेर लग जाता है, वो ड्राई वेस्ट हो गया। तो उससे क्या है कि टेरिफाइड है ना, टेरिफाइड का मतलब होता है कि जैसे मतलब आप चने भूनने वाला इस तरीके से काम करते हो, उसको कूट के एकदम बारीक बना देते हो, उसी तरीके से टेरिफाइड है ना एक टेक्नोलॉजी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब ये वेस्ट होता है ना, ड्राई वेस्ट होता है, तो उसको है ना एकदम भून दिया जाता है, उसके बाद में उससे चारकोल बना लिया जाता है। तो इसका एक प्लांट लगा दिया इन्होंने, और इससे क्या है कि मतलब स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंदर सहयोग मिलेगा। ये आप कोई भी जैसे मतलब केस स्टडी है उसके अंदर यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, कि भोपाल के अंदर ये काम हुआ है, एनटीपीसी के सहयोग से कर रहे हैं। अब देखो अगला आर्टिकल है ना, ये है स्पोर्ट्स से संबंधित है, कि भारत का खेल मानचित्र। अभी क्या है कि जैसे मतलब एक आईची नगोया है ना, यहाँ पे एशियाई गेम होने वाले हैं, तो इसके लिए केरला के अंदर है ना अभी जैसे मतलब पहले तैयारियां वगैरह, और उसके लिए एक समारोह टाइप में ऐसे चल रहा है, तो वहां पे हमारे मंत्री हैं तो वो गए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए एशियाई रन फॉर फन फॉर रन है, ये है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, आईची नगोया है यहाँ पे है ना, ये अगला एशियाई गेम है वो होने जा रहे हैं। अब इसके अंदर देखो टारगेट वाली बात है, बस सिर्फ 2036 तक शीर्ष 10 राष्ट्र खेल राष्ट्रों के अंदर हम शामिल होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने का लक्ष्य है। जो हमारे टारगेट हैं वो इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट के लिए, या फिर कहीं भी आप है ना स्पोर्ट्स का कोई भी आता है क्वेश्चन आता है तो उसको आप लिख सकते हो। वैसे स्पोर्ट्स के मेंस के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं जहां तक है, लेकिन ये 2 चीजें वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल है, वो भारत में होने वाले हैं। ठीक है, और 2036 के अंदर भारत ने दावेदारी पेश की है ओलंपिक के लिए, दावेदारी पेश की है अभी तक है ना, कोई कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये आर्टिकल है ना, इसके अंदर इसमें क्या है कि जैसे अल्नीनो है, तो उसकी चुनौती के लिए ना किसान किस तरीके से तैयार हों, उसके लिए आर्टिकल है। ये छोटा सा है कि इसके अंदर है ना किसानों को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए है कि बहुस्तरीय तैयारी करने के लिए ना शिवराज सिंह ने बात बताई, पूरा प्लान वगैरह बताया है।
उसमें संकट का इंतजार नहीं करना, पूरी तरीके से पहले ही आप तैयारी कर लो। उसके लिए क्या करेंगे, हर बूंद वाली वो कीमती है, जैसे मतलब तालाब है, डैम है, खेत तालाब है, जल संरक्षण है, उनकी बड़ी मुहिम है ना वो चलाई जाएगी। ठीक है, कि मतलब इनसे है ना इनको वापस रिस्टोर टाइप में ऐसे किया जाएगा। उसके अलावा जो कम अवधि वाली फसलें हैं, कम पानी वाली फसलें हैं, जैसे मतलब दलहन हो गया, मोटा अनाज हो गया, तिलहन हो गया, इन पे फोकस ज्यादा किया जाना चाहिए। अभी जो अल्नीनो वाला वर्ष आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या क्या किया जाना चाहिए उससे संबंधित इन्होंने बताया शिवराज सिंह जी ने। तो जैसे ये कम अवधि वाली वो फसलें होगी, कम पानी वाली फसलें होंगी, इनका यूज में लो। उसके बाद में बीज और खाद और चारा, इसकी अग्रिम व्यवस्था है ना पहले से ही रखो आप, कि कमजोर मानसून होने वाला है तो चारा वगैरह की कमी आएगी, तो इसके लिए व्यवस्था पहले से रखो। और फिर कुछ स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी हो गया, पीएम किसान हो गया, ये अल्नीनो के दौर में ना मतलब संकट के अंदर सहारा देने वाली है ना ये होंगी, तो आप है ना बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है, और कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनको उनको भी है ना जैसे मतलब वैज्ञानिक सलाह वगैरह ये देते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, तो उनकी ना एक चैन सक्रिय तौर पे ना ये चलाएंगे हम। ठीक है, तो ये सिर्फ मेंस के लिए था, प्री के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब देखो उदयगिरी और कवरत्ती, ये वियतनाम के वहां पे सिटी के अंदर पहुंचे हैं। तो आपको उदयगिरी, आपको जैसे मैंने नीलगिरी क्लास है उसके अंदर बताया था मैंने, अभी 2 दिन कल परसों में पढ़ा था हमने, नीलगिरी परसों का था। तो उसमें उदयगिरी, हिमगिरी, इस तरीके से नीलगिरी क्लास है, जो मतलब प्रोजेक्ट 17, 17A था क्या ये? हाँ 17A, तो नीलगिरी श्रेणी के जो बनाने थे 7 जहाज उसके अंदर है। और कवारती है, तो ये भी एक जैसे मतलब कॉर्वेट है ये। ठीक है, तो ये जैसे मतलब पनडुब्बी रोधी युद्ध कॉर्वेट है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कवारती क्या है और ये क्या है, उदयगिरी क्या है, एक स्टील फ्रिगेट है, बस इसके लिए मैंने डाला है इसको। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये क्या है कि पद्म पुरस्कार है, तो उससे संबंधित है कि पद्म पुरस्कार है तो वो हर साल दिए जाते हैं। सबसे ऊपर आपको पता है कि जैसे भारत रत्न होता है, फिर उसके बाद में पद्म विभूषण, भूषण, पद्म श्री, इस तरीके से इनकी हायरार्की होती है। तो इसमें क्या है कि पद्म विभूषण है वो इन दो लोगों को दिया गया है, श्री पी नारायण जी को, और एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त है केटी थॉमस, न्यायमूर्ति हैं केटी थॉमस। ठीक है, इन दोनों को दिया गया है। तो केटी थॉमस के बारे में मैंने थोड़ा सा ऐसे डाला है, वैसे इतना डीप के अंदर जाके पूछना मेरे को मुश्किल लगता है। लेकिन पीसीएस के लिए ना आप जैसे मतलब जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो वहां से पद्मश्री है या पद्म भूषण है, विभूषण है, जो भी जिनको मिला है, तो वो राज्य के अंदर जितना भी है तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इस लिस्ट के अंदर आप जाके आपका होमवर्क है, यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये इनको मिला है, पद्म भूषण भी, ये अभी आप लिस्ट देख लेना। ठीक है, कल वाले का आंसर बी और बी है, बी और बी है, और इनका आप देख लो। हिंद महासागर अल्निनो वाला एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में जो पोर्ट है उससे संबंधित है। उसके बाद में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पता है पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज थी एक ठीक है, तो उससे संबंधित है ये वाला क्वांटम मिशन वगैरह, और ये एक और अल्निनो से संबंधित है। ठीक है, आज सेशन यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।